आज कथा सागर में प्रस्तुत है कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से बिछेंद्री पाल द्वारा रचित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का सार। बिछेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है। पाठ का सार इस प्रकार है। 7 मार्च 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। उससे पहले हिमपात के रास्ते को साफ करके बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। अधिकतर शेरपा यहीं रहते हैं। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती हैं, तो सूखी बर्फ के उड़ने से ये फूल सा बन जाता है। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेखिका को डर लगा, किंतु फिर भी वो चुनौती का सामना करना चाहती थी। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो समाचार मिला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले 16 शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक शेरपा की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। तभी उपनेता प्रेमचंद ने आकर बताया कि खुम्बू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में पुल, रस्सियां और झंडियां भी लगा दी गई हैं। परंतु यदि हिमपात होता रहा तो ये काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचकर समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। लेखिका ने एवरेस्ट को पहली बार इतनी निकट से देखा। उसने पहाड़ियों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को भी निहारा। उसे पता चला कि हिमपात के कारण कभी कभी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और धरती में दरार पड़ जाती है। उसे पता चला कि पूरी यात्रा में हिमपात रोज ही उसे तथा अन्य 1 दर्जन आरोहियों को छूता रहेगा। अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों, लट्ठों तथा रस्सियों का उपयोग करना सिखाया। तीसरे दिन उन्हें हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करना था। लेखिका और रीता गोमू साथ साथ थे। दोनों के पास वॉकी टॉकी था। वे अपने हर कार्य की जानकारी बेस कैंप में कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। 29 अप्रैल को अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा साउथ पोल पहुंच गए। यह 7,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंप था। लेखिका को याद आया कि बेस कैंप पर तेनजिंग अपनी सुपुत्री डेकी के साथ वहां आए थे। उन्होंने उसकी प्रशंसा में कहा था, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई को लेखिका लोहोत्से की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई थी। कैंप में लोपसांग, ताशारिंग आदि अन्य 10 व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30 बजे जोर का धमाका हुआ और बर्फ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी। अब वहां एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लोबसांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया तथा लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाल लिया। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बछेंद्री से पूछा कि क्या वो भी वापस जाना चाहेगी। बछेंद्री ने उत्तर दिया, नहीं। साउथ कोल कैंप पहुंचकर बिछेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों की, जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली, फिर जय मिला। उसने चाय पी। तब लेखिका की को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी। कि उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वो कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया और बिछेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। ये पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन बिछेंद्री सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदोरजी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था। इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वो तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। बिछेंद्री को लगा कि अंगदोरजी के पांव ठंडे पड़ गए तो क्या होगा, परंतु उसे उस पर विश्वास भी था। सुबह 6:20 बजे अंगदोरजी और बिछेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। बिछेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफी गर्म थी। उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ शीशे की चादर के समान सख्त थी। उन्हें बर्फ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदोरजी को ये जानकर हैरानी हुई कि बिछेंद्री अभी थकी नहीं थी।
उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू हुई। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी और बिछेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लहाटू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लहाटू ने देखा कि बछेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। उसने आपूर्ति बढ़ाई। अब बिछेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। अचानक हवा की गति बढ़ गई। इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे। दृश्य दिखना बंद हो गए। अचानक बिछेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। 23 मई 1984 को दोपहर 1 बजकर 7 मिनट पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट चोटी पर दो व्यक्तियों के एक साथ खड़े होने की जगह भी नहीं थी। सामने हजारों मीटर लंबी ढलान थी। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित किया। फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर सागर माथे के ताज को चूमा। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। उन्हें लाल कपड़े में लपेटा। थोड़ी सी पूजा करके उन्हें बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचकारी क्षण में उसे माता पिता की बहुत याद आई। बछेंद्री ने अपने रज्जू नेता अंग दोरजी के प्रति आदर प्रकट किया। अंग दोरजी ने उसे गले से लगाकर बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे। उन्होंने फोटो लिए। लहाटू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों के चोटी पर खड़े होने की सूचना दे दी। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ पाठ का सारांश समाप्त हुआ। मिलते हैं जल्दी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।